नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं तुला लग्न की कुंडली के अंदर वैवाहिक सुख कैसे देखा जाता है। तुला लग्न की कुंडली के अंदर आज मैं आपको 19 प्रकार के अलग अलग नियम बताने आया हूं। इन नियमों के आधार पर हम लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि व्यक्ति को वैवाहिक सुख प्राप्त होगा या नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं। अगर यहां पे 7 नंबर लिखा हो तो समझ जाना ये तुला लग्न की कुंडली है। अभी हम नियम शुरू करते हैं। तुला लग्न की कुंडली के अंदर सप्तम भाव के अंदर मंगल स्वगृही होकर रुचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता हो तो ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का सांसारिक सुख और वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। दूसरा नियम, तुला लग्न की कुंडली के अंदर सप्तमाधिपति मंगल चतुर्थ भाव के अंदर उच्च राशि में बलवान होकर रुचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता हो तो भी ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का सांसारिक सुख और वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति को स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी, नसीबदार, साहसिक, पराक्रमी जीवन साथी मिलता है और विवाह के बाद मकान सुख, वाहन सुख और प्रॉपर्टी का सुख बहुत अच्छा मिलता है। तीसरा, सप्तमेश मंगल दूसरे भाव के अंदर स्वगृही होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को नीडर, लीडर, आगेवान, स्वमानी, स्वाभिमानी, तेजस्वी, प्रभावशाली जीवन साथी मिलता है और उत्तम कक्षा का सांसारिक और वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। चौथा नियम, तुला लग्न की कुंडली के अंदर सप्तमाधिपति मंगल तीसरे भाव के अंदर स्वगृही गुरु के साथ युति करके बैठा हो तो बहुत शुभ मानते हैं। क्यों? क्योंकि तीसरे भाव को मंगल का कारक भाव माना गया है और गुरु यहां पे स्वगृही होकर अपनी शुभ पंचम दृष्टि से 7वें भाव को देख रहा है। तो फिर से कहूंगा कि सप्तमाधिपति मंगल तीसरे भाव के अंदर स्वगृही गुरु के साथ युति करके बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ही मेहनतू, साहसिक, पराक्रमी जीवन साथी मिलता है और उत्तम कक्षा का सांसारिक सुख और वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। पांचवा नियम, सप्तमेश मंगल और कर्मेश चंद्र की शुभ युति सप्तम भाव के अंदर महालक्ष्मी योग बनाती हो तो ऐसे व्यक्ति को सुंदर, स्वस्थ, तंदुरुस्त, नसीबदार, तेजस्वी जीवन साथी मिलता है और उत्तम कक्षा का सांसारिक सुख और वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। छठवां नियम, सप्तमेश मंगल और कर्मेश चंद्र की शुभ युति चतुर्थ भाव में होती हो तो बहुत ज्यादा शुभ माना गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तीन शुभ पॉइंट तैयार होते हैं। पहला, मंगल उच्च का होकर रुचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता है। दूसरा, चंद्र यहाँ पे दिग्बली होता है। तीसरा, चंद्र मंगल की युति महालक्ष्मी योग बनाती है। इसलिए सप्तमाधिपति और कर्माधिपति दोनों अगर सुख स्थान में साथ में बैठे हो तो ऐसे व्यक्ति को निश्चित तौर पे उत्तम कक्षा का सांसारिक सुख और वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। सातवां नियम, सप्तमेश मंगल और कर्मेश चंद्र की शुभ युति भाग्य भाव में होती हो तो भी ऐसे व्यक्ति को बहुत ही नसीबदार, धार्मिक, परोपकारी, सेवा भावी जीवन साथी मिलता है और उत्तम कक्षा का सांसारिक सुख और वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। आठवां नियम, सप्तमेश मंगल और तृतीयेश गुरु की शुभ युति पंचम भाव में होती हो तो भी बहुत शुभ माना गया है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे 3 पॉइंट है। पहला, केंद्राधिपति त्रिकोण में बैठा है। दूसरा, मंगल और गुरु दोनों एक दूसरे के परम मित्र हैं। तीसरा, 5वें भाव को गुरु का कारक भाव माना गया है। इसीलिए सप्तमाधिपति मंगल और तृतीयाधिपति गुरु की शुभ युति पंचम भाव में होती हो तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, नसीबदार, धार्मिक जीवन साथी मिलता है और उत्तम कक्षा का सांसारिक सुख और वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। 9वां नियम, तृतीयेश गुरु और कर्मेश चंद्र की शुभ युति सप्तम भाव के अंदर गज केसरी योग नामक राजयोग बनाती हो तो ऐसे व्यक्ति को धनवान, यशवान, कीर्तिवान, धार्मिक, तेजस्वी, प्रभावशाली जीवन साथी मिलता है और उत्तम कक्षा का सांसारिक सुख और वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। 10वां नियम,
भाग्येश बुध और लाभेश सूर्य, ये दोनों ग्रहों की युति सप्तम भाव के अंदर बुध आदित्य योग नामक राजयोग बनाती हो तो भी बहुत अच्छा मानते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य सप्तम भाव के अंदर उच्च का हो जाता है और लाभेश बुध के साथ बुध आदित्य योग बनाता है। तो फिर से कहूंगा, भाग्येश बुध और लाभेश सूर्य की शुभ युति सप्तम भाव में होती हो तो ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का सांसारिक सुख और वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। 11वां नियम, सप्तमेश मंगल स्वगृही होकर दूसरे भाव के अंदर गुरु के साथ युति करके बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छा फल मिलता है। क्यों? क्योंकि मंगल यहाँ पे स्वगृही है और दूसरा भाव गुरु का कारक भाव माना गया है, तो और मंगल गुरु मित्र भी है, तो सप्तमेश मंगल स्वगृही होकर गुरु के साथ युति करके बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का सांसारिक सुख और वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। 12वां नियम, सप्तमेश मंगल और तृतीयेश गुरु की शुभ युति 11वें भाव में होती हो तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, प्रभावशाली मित्र के समान जीवन साथी मिलता है और उत्तम कक्षा का सांसारिक सुख और वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। 13वां नियम, 7वें भाव का स्वामी मंगल 11वें भाव में हो और 11वें भाव का स्वामी सूर्य 7वें भाव में हो, अर्थात 7वें और 11वें भाव का आपस में परिवर्तन योग होता हो तो भी ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का सांसारिक सुख और वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। अभी हम लोग अशुभ के बारे में जानेंगे, तो सुनिए। सप्तमेश मंगल राहु के साथ युति करके 6वें, 8वें या 12वें भाव में बैठा हो तो निश्चित तौर पे ऐसे व्यक्ति के विवाह में विघ्न होता है, देरी होती है या फिर विवाह भंग का योग बनता है। दूसरा, सप्तमाधिपति मंगल 10वें भाव के अंदर नीच राशि में निर्बल होकर राहु या केतु जैसे पाप ग्रहों से दृष्ट होता हो तो ऐसे व्यक्ति के विवाह में विघ्न होता है या फिर विवाह भंग होता है या फिर पूरा जीवन कंकास कलेश में व्यतीत होता है। तीसरा, सप्तम भाव के अंदर गुरु राहु का चंडाल योग होता हो या फिर शनि राहु का श्रापित योग होता हो या फिर शनि चंद्र का विष योग होता हो या फिर संघर्ष योग या फिर सर्प दोष नामक अशुभ योग बनता हो और सप्तमाधिपति मंगल 6वें, 8वें या 12वें भाव में पीड़ित होता हो तो निश्चित तौर पे विवाह में विघ्न होता है या फिर विवाह के बाद पूरा जीवन अपने जीवन साथी के साथ कंकाश और कलेश रहता है या फिर विवाह भंग हो जाता है। चौथा नियम, 7वां भाव 2 पाप ग्रहों से पीड़ित होता हो यानी कि 7वां भाव 2 पाप ग्रहों के बीच में आता हो तो हम उसे पाप कर्तृयोग कहते हैं। तो फिर से कहूंगा, सप्तम भाव पाप कर्तृयोग में पीड़ित होता हो और सप्तमेश मंगल भी पाप कर्तृयोग में पीड़ित होता हो तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में विवाह में विघ्न होता है या विवाह भंग होता है। 5वां नियम, सप्तमाधिपति मंगल अस्त का होता हो या फिर मृत अवस्था में निर्बल हो, षडबल में बलहीन हो, नवमास में नीच का होता हो, पाप ग्रहों से दृष्ट या पाप ग्रहों से पीड़ित होता हो तो भी विवाह में विघ्न होता है या विवाह भंग के योग बनते हैं। अगर मान लो किसी पुरुष की कुंडली के अंदर विवाह भंग होने का योग दिखाई दे तो हम लोग उन्हें सलाह देते हैं कि उस व्यक्ति की पहली शादी अर्क के झाड़ के साथ यानी अर्क विवाह करके प्रथम विवाह को टाल देना चाहिए और फिर कुंडली मिलाप करके दूसरा विवाह करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, कुंडली के अंदर 7वें भाव से पहली शादी देखी जाती है, 9वें भाव से दूसरी शादी देखी जाती है, 11वें भाव से तीसरी शादी देखी जाती है। मान लो किसी व्यक्ति की कुंडली में पता चल गया कि इसकी 2 शादियां टूटने का योग है तो हम सलाह देते हैं कि 2 बार अर्क विवाह की पूजा करके 2 शादी के योग को टाल देना चाहिए और फिर कुंडली मिलाप करके तीसरे विवाह में प्रवेश करना चाहिए। अगर मान लो किसी लड़की की कुंडली के अंदर प्रथम विवाह भंग होने का योग हो तो हम सलाह देते हैं कि कुंभ विवाह यानी कि विष्णु भगवान के साथ शादी करके कुंभ विवाह की विधि करके प्रथम विवाह के दोष को टाल देना चाहिए और फिर कुंडली मिलाप करके दूसरे विवाह में प्रवेश करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।